हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र शुक्ला फिर से नया चैप्टर लेकर के हाजिर हूं। अभी तक आप लोगों ने 2 लेसन पढ़ लिए। नेक्स्ट लेसन है पुष्पित पादपों की आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आप जब तक पौधों का मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, उसकी आकार की नहीं जानेंगे, तब तक आपका बॉटनी पढ़ना, वनस्पति विज्ञान पढ़ना व्यर्थ है। जीव विज्ञान का अध्ययन करते समय आपको सभी जीवों की मॉर्फोलॉजी तैयार होना बहुत आवश्यक होता है। इसी कड़ी में हम ये चैप्टर लेकर के उपस्थित हूं। मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे और इस लेसन के अंतर्गत आपको जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, इनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जो भी लेसन पहले पढ़ाए गए हैं उसके नोट्स आप बनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ध्यान से समझिए। हम इस लेसन को, बाकी लेसनों को, सभी लेसनों को बड़े सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहां समझ ना आए वहां पर आप लोग कमेंट करके पूछिए भी। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं जड़ के। जड़ क्या होता है? तो जड़ क्या है? बीज के अक्ष से निकला हुआ सर्वप्रथम वह भाग जो मूलांकुर से विकसित होकर प्रकाश से दूर पानी की खोज में जमीन के अंदर गति करता है। बीज के अक्ष से आपने देखा होगा, बीज, चने का बीज आप लोगों ने देखा होगा, भीगा चना देखे हैं। अक्ष क्या होता है, कहां से विकसित होता है मूलांकुर, आपको बताते हैं। चना, भीगा चना देखिए, सबसे ऊपर वाह चोल होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट को जब हम हटाते हैं तो अंदर एक झिल्ली नुमा संरचना चढ़ी हुई होती है, जिसको कहते हैं अंतःचोल कहते हैं। उसको जब हम हटाते हैं तो अंदर दालें दिखाई देती हैं। एक बीज पत्री में एक दाल, 2 बीज पत्री में 2 दालें होती हैं। अब वो दाल कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं और जहां से वो जुड़ी हुई होती हैं उसको हम कहते हैं अक्ष, कहते हैं एक्सिस कहते हैं। अब इसी एक्सिस से ही मूलांकुर और प्रांकुर का उद्भव होता है। तो बीज के अक्ष से निकला हुआ सर्वप्रथम वह भाग जो मूलांकुर से विकसित होकर प्रकाश से दूर पानी की खोज में जमीन के अंदर गति करता है। सबसे पहले क्या निकलता है? जड़ निकलता है। किसी बीज में सबसे पहले क्या निकलता है? जड़ निकलता है। इसीलिए कहा गया सर्वप्रथम वह भाग। अब मूल की विशेषताएं क्या होती हैं? तो मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती व ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। गुरुत्वीय बल आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी में एक बल होता है जिसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका जाए तो फिर जमीन पर आता है। क्यों आता है? वो गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अब धनात्मक गुरुत्वीय बल, ये गुरुत्वीय बल की तरफ गति करता है जड़। धनात्मक जलानुवर्ती, जहां पर जल होता है वहां पर गति करता है। और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती यानी प्रकाश से दूर भागता है। अच्छा, मूल में हरित का भाव होता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये हरे नहीं होते हैं। दूसरा है, मूल पर पत्ती, कलिका एवं पर्णसंधियां नहीं पाई जाती है। जो मूल होते हैं इस पर कलिकाएं नहीं होती हैं, पर्णसंधियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, मूल पर एक कोष के मूल रोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे रोए जैसी संरचना होती है, रोम जिसको कहते हैं मूल रोम कहते हैं, वो पाए जाते हैं। आगे लेसन पढ़ाएंगे जल का अवशोषण। यही मूल रोम जल का, भूमि में जल का अवशोषण करते हैं। अब मूल के प्रकार आपको पढ़ाएंगे। मूल के प्रकार क्या है? तो मूल 2 प्रकार के होते हैं। टैप रूट, पहला है टैप रूट, मूसला मूल, मूसला मूल। दूसरा है
एडवेंटिसन एडवेंशियस रूट्स इसको कहते हैं अपस्थानिक मूल। क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं इसको। अब मूसला मूल क्या है? मूसला मूल ऐसे मूल होते हैं, ऐसी जड़ें होती हैं जिसके मुख्य जड़ें जमीन के अंदर तो सीधे गत करती हैं, लेकिन इन जड़ों से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल निकली हुई होती है। इसको कहते हैं प्राथमिक मूल। इसको कहते हैं द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल, और इसको कहते हैं तृतीयक मूल कहते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल निकली हुई होती हैं और आपस में ये एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसलिए इसको मूसला मूल तंत्र भी कहते हैं या इसको झखड़ा जड़ भी कहते हैं। तो मुख्य जड़ें जमीन के नीचे सीधे तो चली जाती हैं, लेकिन उन मुख्य जड़ों से प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें तथा तृतीयक जड़ें निकली हुई होती हैं। ऐसी जड़ों को हम मूसला मूल कहते हैं। दूसरा है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल क्या है? अंकुरण के पश्चात, अंकुरण तो होता है, अंकुरण के पश्चात मुख्य जड़ें नष्ट हो जाती हैं। मुख्य जड़ों के नष्ट होने के बाद पौधों के पर्व संधियों से जड़ें निकल आई होती हैं, उनको हम कहते हैं अपस्थानिक मूल कहते हैं। अंकुरण के पश्चात मुख्य जड़ें नष्ट हो जाती हैं, फिर पौधों के पर्व संधियों से नई जड़ें निकली हुई होती हैं, जिनको कहते हैं अपस्थानिक मूल कहते हैं। आपने मक्का में देखा होगा, इसे गांठें होती हैं, उन्हीं गांठों से इसे जड़ें निकली हुई होती हैं, उनको कहते हैं हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब ये तो हुआ मूल के प्रकार। अब मूल का क्षेत्र, मूल के क्षेत्र होते हैं जो 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। सॉरी, एक चीज और जान लीजिए, जो मूसला जड़ तंत्र होता है वो 2 बीजपत्री में पाया जाता है, अपस्थानिक जड़ें 1 बीजपत्री में पाए जाते हैं। अब मूल के क्षेत्र आप जानिए, मूल के क्षेत्र कितने होते हैं? मूल के क्षेत्र 4 होते हैं। पहला होता है मूल गोप, पहला है मूल गोप, दूसरा है विभज्योतकी क्षेत्र, तीसरा होता है दीर्घीकरण क्षेत्र और चौथा होता है परिपक्वन क्षेत्र। पहला जो मूल गोप क्षेत्र होता है सबसे नीचे पाया जाता है, एक टोपी जैसी संरचना होती है। तो मूल के शीर्ष पर एक टोपी समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। यह मूल के वृद्ध क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। जो वृद्ध करने वाले क्षेत्र हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है नंबर 2 विभज्योतकी क्षेत्र। मूल गोप के ठीक ऊपर विभज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। यह कुछ मिलीमीटर लंबा होता है। ये बार बार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तीसरा होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र क्या है? विभज्योतकी कोशिकाओं के विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर 2 से 7 सेंटीमीटर लंबा क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। और ये क्या करती है? इनकी कोशिकाएं क्या करती हैं? ये मूल की लंबाई में वृद्धि करती हैं। याद रखना, ये मूल की लंबाई में वृद्धि करती है दीर्घीकरण क्षेत्र। नेक्स्ट है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं परिपक्वन व विभेदीकरण द्वारा ऊतक बनाते हैं। तो ये था मूल के क्षेत्र, मूल के भाग। अब मूल का रूपांतरण क्या है? रूपांतरण किसे कहते हैं? जब जड़ें अपने मुख्य कार्य को छोड़कर
कोई दूसरा कार्य करने लगती हैं तो उसे जड़ का रूपांतरण कहते हैं। मुख्य कार्य क्या है? पौधों को सहारा प्रदान करना और परिवहन का कार्य करना, जल को अवशोषित करना, यही कार्य होता है। लेकिन अपने ये मुख्य कार्य को छोड़कर कोई दूसरा कार्य करने लगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मूल का रूपांतरण। तो जब जड़ें अपने मुख्य कार्य को छोड़कर कोई और काम करने लगती हैं तो उसे मूल का रूपांतरण कहते हैं। पहला रूपांतरण होता है खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। पहला है खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। कुछ पादपों में जड़ें खाद्य पदार्थों का संग्रह करके मांसल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। जैसे गाजर, गाजर जड़ का रूपांतरण है, गाजर है, जड़ है, रूपांतरित हो जाती हैं। शलजम है, शलजम है, ये सब रूपांतरित होकर के भोजन का निर्माण करती हैं, भोजन निर्माण करती हैं, उसको खाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है श्वसन हेतु रूपांतरण। कुछ पेड़ पौधे हैं श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कुछ दलदलीय क्षेत्रों में, दलदलीय और क्षारीय क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनमें जड़ें खूंटी के आकार की निकल आती हैं, खूंटी नुमा ऊपर निकली हुई होती हैं और इनसे ये श्वसन की क्रिया करती हैं। ये भी रूपांतरण है। जैसे राइजोपस में, राइजोपस में होता है। नेक्स्ट है सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके वायवीय भागों से जड़ें निकल होती हैं और वो पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। जिसे बरगद में जड़ें निकली हुई होती हैं, स्तंभ मूल उसको कहते हैं। जमीन में निकली हुई होती हैं, जमीन में जाकर के जुड़ जाती हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। ये सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण है। ये तो था मूल के रूपांतरण। अब मूल के कार्य क्या होते हैं? पहला मूल का कार्य होता है, मूल का मुख्य कार्य भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। जमीन में उपस्थित जल को और खनिज लवणों को ये अवशोषित करती हैं। दूसरा काम होता है इनका मूल तंत्र पादप को भूमि में स्थिर रखने में सहायता करते हैं। इसी के जड़ों के सहारे से ही ये खड़े रहते हैं जमीन पर। नेक्स्ट है मूल भोजन संचय, श्वसन, सहारा व कायिक जनन में भी सहायता करता है। ये रूपांतरित होकर के ये सारे काम करते हैं। ये तो था जड़। अभी आप लोगों ने जड़ के बारे में पढ़ा, जड़ के मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब आपको बताते हैं स्टेम, तना के बारे में। तना क्या होता है? तो बीज के अक्ष से निकला हुआ वह भाग, जड़ में बताया गया सर्वप्रथम भाग, लेकिन इसमें कहा जा रहा है निकला हुआ वह भाग। बीज के अक्ष से निकला हुआ वह भाग, अक्ष तो जानते ही हो सब लोग। बीज के अक्ष से निकला हुआ वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होकर जमीन से दूर प्रकाश की ओर गति करता है, तना कहलाता है। मूलांकुर और प्रांकुर, जब बीज के अक्ष से सबसे पहले जो भाग निकलता है उसको कहते हैं मूलांकुर। बीज के अक्ष से फिर ऊपर की तरफ जो भाग निकलता है उसको प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर विकसित हो जाता है तो जड़ बन जाता है, प्रांकुर विकसित हो जाता है तो तना बन जाता है। मतलब यही है, बीज के अक्ष से निकला हुआ वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होकर जमीन से दूर प्रकाश की ओर गति करता है, तना कहलाता है। तने के लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण होता है तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती व धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। मतलब कि जमीन से दूर भागता है और प्रकाश की तरफ जाता है, इसलिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। दूसरा है शेषावस्था में तना हरा होता है परंतु बाद में काष्ठीय हो जाता है। शुरू में क्लोरोफिल पाया जाता है जिनके कारण हरे होते हैं, शेषावस्था में मुलायम होता है, धीरे धीरे इसमें काष्ठ पढ़ाएंगे। द्वितीयक ऊतक पढ़ाएंगे आपको, उसमें ये बताएंगे कैसे काष्ठ निर्माण कैसे होता है। इस चीजें आपको हम बताएंगे, आगे लेसन में है अभी इसमें।
नेक्स्ट है तने पर पर्वसंधियां पाई जाती। पर्वसंधियां पाई जाती जहां से नए कल्ले निकलते हैं, नई कलिकाएं निकलती हैं, नए तने निकलते हैं। तने पर शाखाएं, हाँ, पत्तियां, पुष्प व फल विकसित होते हैं। पत्ती होती है, पुष्प होते हैं, फल विकसित होते हैं, कहाँ पर? तने पर ही। अब देखिए तने के रूपांतरण। रूपांतरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि जब तना अपने मुख्य कार्य को छोड़कर कोई दूसरा कार्य करने लगते हैं तो उनको हम कहते हैं तने का रूपांतरण। पहला है खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। पहला है खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरण। बहुत से पादप ऐसे होते हैं जो जिसके भूमिगत तने मांसल हो जाते हैं और खाद्य का संग्रह कर लेते हैं, जैसे आलू। आलू आलू है, अरबी है, ये सब खाद्य संग्रह करके फूल जाते हैं और इनका हम लोग भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण। कुछ शाकीय पादप होते हैं जिनके तने पतले कुंडलित हो जाते हैं और प्रतान का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं और प्रतान का कार्य करते हैं, जो पादपों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। इनको हम कहते हैं सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण हो जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे लौकी, तोरई, अंगूर, खीरा। लौकी में आप लोगों ने देखा हो, लौकी पौधों में इस तरह से कुंडलित संरचना बन जाती है जिसको पकड़ के ऊपर सहारे से चढ़ते हैं पौधे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट है सुरक्षा हेतु रूपांतरण। सुरक्षा हेतु रूपांतरण बहुत सारे हैं। सुरक्षा हेतु रूपांतरण के लिए करते हैं, जैसे कुछ पादप होते हैं जिसके तने कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे नींबू है, बबूल है, ये सारे हैं जिनके तने कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण हेतु रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रूपांतर करते हैं। बहुत सारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन तने मांसल हो जाते हैं, हरे होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उन क्लोरोफिल के कारण वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। जैसे नागफनी के तने मांसल हो जाते हैं, इस तरह से मांसल हो जाते हैं, चौड़े मांसल। इसमें पत्तियां कांटों के रूप में बनी रहती हैं और तने ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है कायिक जनन हेतु रूपांतरण। कायिक जनन हेतु रूपांतरण, कुछ पादप ऐसे भूमिगत तने होते हैं, कुछ पादप के भूमिगत तने ऐसे होते हैं जो पुराने पौधों के नष्ट होने पर नए पौधे बनाते हैं, जैसे दूब घास, साइनोडांडक्टिनम, दूब घास। अब तने के कार्य क्या होते हैं? पहला है ये शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों व फलों को धारण करता है। कार्य तो है इसी पर सब उगते हैं। नेक्स्ट है यह जल, खनिज लवण व खाद्य पदार्थों का भी संवहन करता है। जड़ें जब जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं तो तने में भाग पाया जाता है, जाइलम उसी के द्वारा वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों में भोजन का संचय, प्रकाश संश्लेषण, सुरक्षा व सहारा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं, जब ये रूपांतरित हो जाते हैं। अभी आपको बताया गया है। ये था तने की मॉर्फोलॉजी। अब आपको आगे बताते हैं पत्ती की मॉर्फोलॉजी। पत्ती क्या होता है? आप लोगों ने पत्ती देखा होगा, पौधों पर पत्तियां उगी रहती हैं। तो पत्ती पौधों का अति विशिष्ट पार्श्व ऊर्ध्व संरचना है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन बनाती हैं। तो पत्ती पौधों का अति विशिष्ट पार्श्व ऊर्ध्व संरचना है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। अब पत्ती की संरचना आप देखोगे तो पत्ती की संरचना में कैसे पत्ती बनी होती है आपको हम दिखाते हैं।
ये पत्ती है। पत्ती है। कोई पत्ती है। तो पत्ती की संरचना आप देखते हैं तो पत्ती के 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार क्या होता है? पत्ती का वह भाग जो तने से जोड़ने का कार्य करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार कहते हैं। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच में जो भाग होता है उसको हम कहते हैं पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती में चौड़ा चौरस भाग जो होता है उस चौड़े चौरस भाग को हम कहते हैं पर्णफलक कहते हैं। तो ये थी पत्ती की संरचना। पत्ती के 4 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक होते हैं। ये जो बीच में निकली हुई है इसको हम कहते हैं सिराएं कहते हैं। ये पर्णवृंत का भाग होता है, इसको हम सिराएं कहते हैं। ये बताएंगे। सिरा विन्यास क्या है? सिरा विन्यास किसे कहते हैं? अब ये जो पर्णफलक है तो पर्णफलक में सिराओं के फैलने के क्रम को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। पर्णफलक में सिराओं के फैलने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। अब सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? तो सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है, समांतर सिरा विन्यास और जालिका व सिरा विन्यास। समांतर क्या है? पहले समांतर समझिए। समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री में पाया जाता है और जालिका व सिरा विन्यास 2 बीजपत्री में पाया जाता है। समांतर सिरा विन्यास जब पर्णफलक में सिराएं एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों तो उसको हम कहते हैं समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे धान और गेहूं में आप लोग देखो, उसकी पत्तियां में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। अगर इधर से फड़ा जाए तो बहुत आराम से फटती चली आएंगी, लेकिन अगर इधर से फाड़ा जाए तो ये फटेंगी नहीं। तो इसके सिराएं समांतर होती हैं। जालिका व सिरा विन्यास क्या है? जालिका व सिरा विन्यास द्विबीजपत्री में, जैसे इसमें देखो, इसमें बहुत सिराएं जाल के रूप में इससे फैली हुई होती है, उसको हम कहते हैं जालिका व सिरा विन्यास। बरसात के महीने में देखिए पीपल की पत्तियां गिरी हुई होती हैं और कुछ अधसड़ी हो जाती हैं, जिसके ऊपर से कुछ भाग हट जाता है, केवल सिराएं सिराएं ही दिखाई देती हैं, एक जाल के रूप में बनी हुई होती हैं। इसको हम कहते हैं जालिका व सिरा विन्यास। तो समांतर सिरा विन्यास 2 प्रकार की होती हैं, एक सिरीय और बहुसिरीय। एक सिरीय और बहुसिरीय होती हैं। एक सिरीय मतलब जब केवल एक सिरे की तरफ फैली हुई होती हैं, ये एक सिरीय प्रकार का है। बहुसिरीय क्या है? कुछ पत्तियां होती हैं जिसमें सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, फैली हुई होती हैं, कटान होता है उसमें, एक दूसरे के समांतर फैली होती हैं, उसको कहते हैं बहुसिरा।
इसमें केवल एक मुख्य सिरा होगी और इसमें कई मुख्य सिराओं से समांतर क्रम में सिराएं फैली होती हैं, उसको कहते हैं बहुसिरीय कहते हैं। और बहुसिरीय भी दो प्रकार की होती हैं, अपसारी और अवसारी। अपसारी क्या है? जब एक बिंदु से सिराएं निकलकर परफलक में दूर तक फैल जाएं, अलग अलग फैल जाएं, उनको कहते हैं अपसारी। फैलाव हो इस तरह से, उनको कहते हैं अपसारी। अभिसारी क्या है? जब सिराएं फैल कर निकले और एक बिंदु पर जाकर के मिल जाए तो उनको कहते हैं अभिसारी सिरा विन्यास कहते हैं। इसी प्रकार बहुसिरीय में भी है अपसारी बहुसिरीय सिरा विन्यास, अभिसारी से जालिकावत सिरा विन्यास भी दो प्रकार के, एक सिरीय और बहुसिरीय। एक सिरीय जब एक मुख्य सिरा हो और उनमें से जाल निकली हुई हो, सिराएं फैली हुई हो तो उसको एक सिरीय कहते हैं। बहुसिरीय जब एक से अधिक मुख्य सिराएं हो और उनमें से बहुत सारे जाल के रूप में सिराएं निकली हुई होती हैं, उनको कहते हैं बहुसिरीय। बहुसिरीय इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, अपसारी और अभिसारी। अपसारी जब एक बिंदु से सिराएं निकल करके और पूरे पड़ फलक में जाल के रूप में फैली हुई होती हैं तो उसको कहते हैं अपसारी। अभिसारी जब कि कहीं सिराएं कहीं एक बिंदु पर जाकर के मिल जाए जाल के रूप में, उसको कहते हैं अभिसारी सिरा विन्यास कहते हैं। ये तो था सिरा विन्यास। नेक्स्ट है पत्ती के प्रकार। पत्ती दो प्रकार की होती है। पहला होता है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या है? जब पत्ती में कहीं पर कोई कटान न हो तो उसको हम कहते हैं सरल पत्ती। से आम की पत्ती है, इसमें कोई कटान नहीं होती है, उसको हम कहते हैं सरल पत्ती कहते हैं। उसको हम कहते हैं सरल पत्ती। कहीं पर फलक में कहीं पर कोई कटान ना हो तो उसको कहते हैं सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती ऐसी पत्ती होती है जब पड़ फलक में कोई कटान होता है तो उसको कहते हैं संयुक्त पत्ती कहते हैं। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है, पिच्छाकार हस्ताकार। दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती क्या है? जब पत्ती के एक फलक के किनारों पर पत्तियां कटी होती हैं तो उनको हम कहते हैं पिच्छाकार पत्ती। उसको हम कहते हैं पिच्छाकार पत्ती कहते हैं। एक पड़ फलक में एक तरफ पड़ फलक कटी हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं पिच्छाकार पत्ती कहते हैं। केवल मध्य सिरा तक, एक साइड में मध्य सिरा तक ये कटी हुई होती हैं तो उसको कहते हैं पिच्छाकार कहते हैं। जैसे नीम का पौधा, इसमें क्या है? नीम की पत्ती देखिए केवल एक सिरा कटी होती है और पड़ फलक के मध्य सिरा पर स्थित होती है, इसको कहते हैं पड़ फलक। हस्ताकार संयुक्त पत्ती क्या है? हस्ताकार संयुक्त पत्ती इस प्रकार की पत्ती में अनेक पड़क एक ही बिंदु अर्थात पड़क बिंदु के शीर्ष पर जुड़े रहते हैं, इसको हम कहते हैं हस्ताकार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अरंडी का पौधा देखिए कि एक स्थान पर सिराएं होती हैं और यहाँ से एक सिरा यहाँ कटी जुड़ी हुई होती है, ऐसे जुड़ी हुई होती है, इस तरह से जुड़ी।
इस तरह से कटान होते हैं, इसको हम कहते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती क्या है? तो इस प्रकार की पत्ती में अनेक पर्णक, 1 2 3 अनेक पर्णक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त के शीर्ष से जुड़े रहते हैं, उनको हम कहते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती, एक बिंदु पर जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट है पर्णविन्यास। पर्णविन्यास क्या होता है? फाइलोटॉक्सी पर्णविन्यास क्या है? तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। पत्तियों के लगने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एकांतर पर्णविन्यास, सम्मुख पर्णविन्यास और चक्राकार पर्णविन्यास। एकांतर जब तने पर पौधे एक पत्ती के अंतर से इसे लगे हो, इस तरह से एक एक के अंतर से लगे हुए हो, तो उसको कहते हैं एकांतर कहते हैं, एकांतर पर्णविन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है सम्मुख पर्णविन्यास। सम्मुख पर्णविन्यास क्या है? जब पत्ती एक दूसरे के सम्मुख लगे हो, एक दूसरे के सम्मुख, उसको कहते हैं सम्मुख पर्णविन्यास। फिर है चक्राकार पर्णविन्यास। चक्राकार पर्णविन्यास जब ये चारों तरफ से एक दूसरे के आमने सामने लगे हों, तो उसको हम कहते हैं चक्राकार पर्णविन्यास कहते हैं। तो पर्णविन्यास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एकांतर पर्णविन्यास, सम्मुख पर्णविन्यास और चक्राकार पर्णविन्यास। एकांतर पर्णविन्यास का उदाहरण सुन लीजिए, गेहूं है, गेहूं, गुड़हल,